हेलो हाय स्टूडेंट्स। चलो आज एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करके देखते हैं जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बिग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई। देखो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नाम से भी हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर इसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो ये क्या होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो हर एक कंट्री मैं इसकी पहले मीनिंग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, देखो हर एक कंट्री चाहे कोई भी कंट्री हो, इसका खुद का इस कंट्री का हर एक कंट्री का खुद का एक सेंट्रल बैंक तो होता ही है। तो हमारा पहला मीनिंग में पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। हर एक कंट्री का खुद का तो सेंट्रल बैंक एक होता ही है। इसके साथ साथ देखो हर एक कंट्री का खुद का सेंट्रल बैंक तो है, तो वो जो हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है तो वो हर एक कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है वो करती क्या है, उनका मेनली कामकाज क्या होता है। हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक की बात कर रही हूँ, सिर्फ अपने इंडियन जो आरबीआई है उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो वो जो हर एक कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है उनका मेन क्या काम होता है, उनका जो काम होता है वो है कि वो बैंक हमारी कंट्री में, मतलब जो भी कंट्री की सेंट्रल बैंक है वहाँ पर वो लोग कंट्रोल करती है या फिर रेगुलेट करती है। रेगुलेट करना मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना, तो कंट्रोल करती है या वो रेगुलेट करती है। लेकिन किसको, बैंक है तो ऑफ कोर्स कौन सा मार्केट आ जाएगा, मनी मार्केट को। तो every country has its own central bank and every central banks controls and regulates the monetary market या फिर मनी मार्केट, आप ये भी डाल सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट ये हर एक कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है वो सबसे टॉप लेवल पे होती है। सारी कंट्रीज में जितनी भी सेंट्रल बैंक्स है वो सारी के सारी सेंट्रल बैंक्स को हम टॉप लेवल पे डालते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमें मिल जाएगा कि जो भी कंट्री की जो भी बैंकिंग सिस्टम है, आइदर मैं अमेरिका की बात करूँ, जापान की बात करूँ या इंडियन की बात करूँ, तो हर एक कंट्री में जो भी उनकी बैंकिंग सिस्टम है वो टॉप पे रहती है, मींस अपेक्स लेवल पे रहती है। तो हम लोग लिखेंगे अपेक्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अभी देखो हमारे इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो भी कभी ना कभी तो फॉर्म हुई होगी, करेक्ट। तो हमारे फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना है कि जो भी हमारे इंडिया की जो भी सेंट्रल बैंक है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन या वो इस्टेब्लिश्ड कब हुई। तो हमारी जो आरबीआई है, ये आरबीआई एस्टैब्लिश्ड हुई है 1 अप्रैल 1935 को। ये उसका क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 अप्रैल 1935 को। और ये आरबीआई बैंक बनाना चाहिए, इसकी बहुत कंट्री में ज़रूरत है। ये अगर आरबीआई बैंक मींस सेंट्रल बैंक अगर होगी तो क्या क्या बेनिफिट्स होगा, ये सब जो रिकमेंडेशंस दी थी, ये रिकमेंडेशंस किसने दी थी पता है, रिकमेंडेशंस गिवन बाय हिल्टन यंग कमीशन। इन्होंने हमें क्या किया था, हिल्टन यंग कमीशन ने हमें ये रिकमेंडेशंस दिया था। वो भी कब, 1 अप्रैल 1935 को, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक इंडिया की भी होनी चाहिए। तो ये तभी फ्रेम तो तभी ही हो गई, 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश तो हो गई, लेकिन इसका जो नेशनलाइजेशन है, जो नेशनलाइज्ड हुई है हमारी बैंक, ये हमारी नेशनलाइज्ड जो हुई है वो है 1 जनवरी 1945
9 को। तो ये आप इतने पॉइंट्स आप कहाँ पे लिख सकते हो, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मीनिंग में ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डेफिनेशन हम लिखेंगे। देखो डेफिनेशन जो है ये तो बहुत डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन सबसे जो इजी डेफिनेशन है वो है प्रोफेसर W.A. शॉ की। इन्होंने जो हमको डेफिनेशन दी है, प्रोफेसर W.A. शॉ, इन्होंने जो हमें डेफिनेशन दी है वो सबसे इजी डेफिनेशन है। उन्होंने बोला है सेंट्रल बैंक इज अ बैंक which controls the credit। इजी है, ठीक है। क्या दिया है प्रोफेसर W.A. शो की डेफिनेशन, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स द क्रेडिट। ये हमारा क्या है, डेफिनेशंस है। देखो ये हो गया डेफिनेशन, मतलब सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो पूरे क्रेडिट को कंट्रोल करती है। क्रेडिट मीन्स लोन्स वगैरह जो भी होते हैं हमारे कंट्री के, उसको वो मैनेज करती है। तो ये हमको डेफिनेशन दी है प्रोफेसर W.A. शॉ ने। ठीक है, इसके बाद हम सीधा जाएंगे किसके ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। अभी फंक्शंस में सबसे पहला पॉइंट जो है वो आता है इशू ऑफ करेंसी नोट्स। सबसे पहले हमारी करेंसी नोट को इशू करने का काम जो है वो किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है। देखो अभी सिर्फ और सिर्फ पूरी कंट्री में हमारे सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसी को अलाउड है क्या करने के लिए, करेंसी नोट इशू करने के लिए। तो आप इसके अंदर पॉइंट के अंदर लिख सकते हो ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज allowed to issue currency notes। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ अलाउड किसको है, सिर्फ और सिर्फ अलाउड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी नोट इशू करने का। देखो आरबीआई को सारे के सारे करेंसी नोट इशू करने का हक मिला हुआ है, लेकिन अगर 1 रुपीज़ की नोट है या फिर जितने भी कॉइन्स हैं हमारे इंडिया में, ये दोनों को आरबीआई इशू नहीं करती है। तो ये दो चीज़ को इशू करने का हक किसको नहीं है, आरबीआई को नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, 1 रुपीज़ की नोट भी और कॉइन्स भी। तो ये जो दो हमने पढ़ी हैं ये दो आरबीआई को अलाउड नहीं है। बाकी जितनी भी करेंसी नोट्स है वो सारी की सारी करेंसी नोट कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू करती है। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट जो लिख सकते हो वो लिख सकते हो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ये एकमात्र बैंक है। देखो गवर्नमेंट की ये बैंक है तो ये गवर्नमेंट के लिए कौन कौन से काम करती है, तो नंबर 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के लिए एडवाइज़र का भी काम करती है, नंबर 2 वो बैंकर का भी काम करती है, और नंबर 3 वो गवर्नमेंट के लिए एजेंट का भी काम करती है। गवर्नमेंट को देखो एडवाइस देती है, एडवाइस देने का मतलब है कि वो क्या करेगी, जो भी कुछ गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी या जो भी कुछ प्लानिंग करेगी गवर्नमेंट इंडिया के लिए, तो इन सारी चीज़ों में एडवाइस कौन देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवाइस देगी। क्योंकि कितने लोन्स वगैरह है या कितना गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है आरबीआई के पास, तो वो देखकर ही गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ और प्लानिंग करती है। तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट के अंदर आप लिख सकते हो कि आरबीआई बैंक इज परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ बैंकर्स फॉर द गवर्नमेंट, लाइक आरबीआई बैंक्स gives advice to the government for framing the policies and doing the plans। या आप उसके अंदर लिख सकते हो नंबर 1 जो दिया है बैंकर। अभी बैंक में हमारा, बैंक में अगर हम जाते हैं, नॉर्मली हमारे बैंक की बात करते हैं, इफ़ वी आर गोइंग इन द बैंक, तो हमारे बैंक्स जो है वो हमको क्या क्या हेल्प करेगी, जो भी हमने डिपॉजिट्स बैंक में रखी है उसको एक्सेप्ट करेगी,
करेक्ट, या जो भी हमको लोन वगैरह चाहिए तो क्या करेगी, प्रोवाइड लोन्स। तो यही काम गवर्नमेंट के लिए कौन करेगा, यही काम गवर्नमेंट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी, ताकि जो भी डिपॉजिट्स है वो एक्सेप्ट करना या लोन्स को प्रोवाइड करना। लेकिन ये डिपॉजिट कौन सी एक्सेप्ट करेगी, गवर्नमेंट की, या फिर वो लोन्स कौन सी प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट की। तो ये पूरा फंक्शन किसके लिए करेगी, वो गवर्नमेंट के लिए ही करेगी, करेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे एजेंट। आरबीआई बैंक जो है ये एजेंट का काम भी करती है, जैसे कि कोई भी इंटरनल अफेयर्स है या फिर कोई एक्सटर्नल लोन्स वगैरह है या एक्सटर्नल कोई भी अफेयर्स है, तो इन सब चीज़ों में हमको आरबीआई बैंक एजेंट की तरह भी हेल्प करती है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट भी हो गया, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अभी हम देखेंगे थर्ड पॉइंट जो है, वो थर्ड पॉइंट है बैंकर्स बैंक। आरबीआई जो है वो बैंकर्स बैंक है। इसका मतलब है कि आरबीआई बैंक जो है वो सारे बैंकों की बैंक है, सारे बैंकों की हेड है। देखो आरबीआई बैंक जो है ना वो सारे बैंकों की बैंक है, मतलब जितनी भी हमारी कमर्शियल बैंक्स है वो कमर्शियल बैंक के ऊपर टोटली कंट्रोल किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। बाकी सारी बैंक्स जो है वो कमर्शियल बैंक बोली जाएगी और उनकी जो हेड है वो क्या है, कमर्शियल बैंक की हेड जो है वो है सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे आरबीआई बैंक को एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मिनिमम कैश रिजर्व्स हर एक बैंक रख रही है कि नहीं। मिनिमम कैश रिजर्व, देखो हर एक कमर्शियल बैंक को मिनिमम कैश रिजर्व में रखना पड़ता है, किसके पास, आरबीआई बैंक के पास। क्योंकि देखो कभी भी अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम्स आती है तो आरबीआई बैंक के पास अगर वो रिजर्व में पैसे पड़े हैं तो आरबीआई बैंक प्रोवाइड करती है वो पैसे उस टाइम पे। देखो आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कमर्शियल बैंक। क्या क्या करेगी आरबीआई बैंक, सुपरवाइज करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, रेगुलेट्स करेगी, गाइड करेगी, कंट्रोल करेगी, सर्टन एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करती है। तो इसीलिए आरबीआई बैंक को क्या रखना पड़ता है, कैश रिजर्व में रखना पड़ता है कुछ ना कुछ कमर्शियल बैंक का। और इन सब चीज़ों को करके वो क्या क्या प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को वो क्या करेगी, सुपरवाइजेस, कोऑर्डिनेट्स, गाइडेंस प्रोवाइड करेगी तो गाइड्स टू द बैंक, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है तो आएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये सब फंक्शंस कौन करता है, आरबीआई बैंक करेगी, किसके लिए, कमर्शियल बैंक के लिए, ठीक है। इसके बाद आएगा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देखो हर एक बैंक, आरबीआई बैंक जो है ये कस्टोडियन है, आरबीआई बैंक जो है ये कस्टोडियन है कंट्री का जितना भी गोल्ड्स है, जो भी फॉरेन करेंसीज हमें मिल रही है। जैसे कि देखो अभी फॉरेन एक्सचेंज आया है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमेशा आएगा, तो जो भी हमको पैसे मिल रहे हैं चाहे वो यूएस के डॉलर में हो या फिर वो यूरो में हो या फिर वो पाउंड में हो, ठीक है, किसी भी करेंसी में रहने दो, वो सारी करेंसीज को गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, सब रिजर्व को कैप्ट करके रखती है, ताकि जब कभी भी इंटरनेशनल लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है, तुरंत के तुरंत इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे अगर पेमेंट वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो पीरियड पे गवर्नमेंट, वो पीरियड पे जो आरबीआई बैंक है वो ये प्रोवाइड करती है फॉरेन के जो एक्सचेंजेस है वो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो है नंबर 5th पॉइंट, वो है हमारा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। देखो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर
सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई है तो वो यही पॉइंट है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करना। जो भी कमर्शियल बैंक क्रेडिट कंट्रोल कर रही है, जो भी कमर्शियल बैंक ने क्रेडिट किया है, उस सारे क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। अभी कमर्शियल बैंक ऐसा क्या क्या क्रेडिट करती है? देखो, जो भी मनी सप्लाई हो रही है लोन के तौर पे या किसी और भी फॉर्म में, तो हर एक कमर्शियल बैंक के लिए क्या करेगी? कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स और कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स डालेगी वो, जिसके अंदर क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, देखो यहाँ पे लिखती हूँ, क्वालिटेटिव के अंदर कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगी? बैंक रेट डिसाइड करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेगी, कैश रिजर्व रेशियो CRR जिसको हम बोलते हैं वो भी डिसाइड करेगी। ये सब क्वालिटेटिव्स लेगी। और नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर मार्जिन डिसाइड होता है कि भाई इतना ही हम लोन दे सकते हैं या इतना ही हम डिपॉजिट्स कलेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ का मार्जिन डिसाइड होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये सब पूरा का पूरा कंट्रोल रखती है किसके ऊपर? कमर्शियल बैंक के ऊपर। और सिर्फ वो क्वालिटेटिव मेथड में ही नहीं, क्वांटिटेटिव मेथड में भी वो ये सब चीज़ों को कंट्रोल रखती है। ठीक है, आगे इसके बाद हम देखेंगे नंबर 6 वाला पॉइंट जो है वो कलेक्शंस एंड पब्लिकेशंस ऑफ डाटा। कलेक्शंस एंड पब्लिकेशंस ऑफ डाटा। देखो, कलेक्शंस एंड पब्लिकेशंस ऑफ डाटा के अंदर जो भी सेंट्रल बैंक कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशंस, उसको जो भी डेटाज उनको मिलते हैं रिगार्डिंग बैंकिंग रिलेटेड या इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, नेशनल कैपिटल के लिए हो, नेशनल इनकम हो, पर कैपिटा इनकम हो, इन्फ्लेशन रहने दो, एक्सपोर्ट रहने दो, इम्पोर्ट रहने दो, जिस किसी के भी रिलेटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, जिस किसी की भी रिलेटेड है इंफॉर्मेशन। देखो, बैंक के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस के मैंने अभी नाम लिए, वापस से सुनो क्या क्या है। RBI बैंक के लिए देखो, रिजर्व बैंक हो, नेशनल इनकम रहने दो, इन्फ्लेशन रहने दो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहने दो, पर कैपिटा इनकम हो जाए, ये जो भी डेटाज बैंक रिलेटेड सेंट्रल बैंक कलेक्ट भी करती है और उन डेटाज को वो क्या करती है? पब्लिश भी करवाती है न्यूज़पेपर्स में, या छोटे छोटे कैटलॉग्स वगैरह निकलते हैं, जनरल्स बोलते हैं जिसको, जर्नल्स, तो उसके अंदर वो पब्लिश भी करती है ताकि लोगों को पता चले कि इस साल का बैंक रेट में क्या चेंजेस हुआ है, नेशनल इनकम कितना है, इम्प्रूवमेंट कितना होगा, इन सब चीज़ों को अंदर डाला जाता है। और इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल और प्रमोशनल ये फंक्शंस भी करती है। अभी क्या होता है देखो, डेवलपमेंटल और प्रमोशनल फंक्शंस। सेंट्रल बैंक जो प्रमोशनल या डेवलपमेंट फंक्शंस करती है, इसका मतलब है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करना डिपॉजिटर्स को, स्पेशल इंस्टीट्यूट ओपन करके देना, एग्रीकल्चरल क्रेडिट देना, इंडस्ट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करना, ताकि प्रमोशन हो सके, डेवलपमेंट हो सके। जैसे इंडस्ट्रीज़ अगर ओपन करनी है तो पैसे वगैरह की ज़रूरत है, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। तो गांव साइड में रूरल सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बहुत ज़रूरत होती है, तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करना, फिर बैंकिंग सिस्टम को इंक्रीज़ करना रूरल एरियाज़ के अंदर, ये सब काम डेवलपमेंट और प्रमोशनल लेवल पे वो करती है। और नंबर लास्ट जो है वो है अदर फंक्शंस। अभी देखो, अदर फंक्शंस के अंदर क्या क्या करेगी? RBI बैंक जो है वो क्लियरिंग हाउस है, सेटलमेंट अकाउंट्स का सेटलमेंट करना है मेंबर्स बैंक के साथ। और लास्ट में जो भी डिफ़िकल्टीज आती है, जो भी लिक्विडिटी है या जो भी कैश की प्रॉब्लम्स है, वो सारी की सारी किसके पास जाती है? RBI बैंक के पास जाती है। इसीलिए RBI बैंक को बोला जाता है, RBI बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। ये इसके नीचे फिल इन द ब्लैंक से बहुत बार आपको बोर्ड एग्जाम में ये फिल इन द ब्लैंक्स आई हुई है। डैश
एक्ट एज अ डैश एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, क्या आएगा, आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लास्ट रिसोर्ट बोला जाता है था, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट सब कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मीनिंग और उसके फंक्शंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। रिजर्व, और आपको ऐसा कोई लग रहा है कि कोई क्वेश्चंस आपको बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है जिसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख कर भेज दो कि मैम हमको ये क्वेश्चन का या ये चैप्टर का हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं उसका एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और आप तक वो वीडियो मैं पहुँचा दूँगी। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।